लैंग्वेज प्लानिंग एंड क्रिटिकल इश्यूज। यहाँ पर ऊपर जो है मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, क्वेश्चंस हैं जस्ट नीचे देखें। ये इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज से स्टडी मैन इज ऑलवेज इंगेज विद द रियलिटीज ऑफ पावर। तो ये टर्डीमैन के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो यहाँ बेसिक जो चीज़ बताई जा रही है कि टर्डीमैन आर्ग्यू करता है कि लैंग्वेज हमेशा कनेक्ट होती है पावर डायनेमिक्स के साथ। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में जो डिस्कस की गई है कि पहली वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड स्टेट में जर्मन लैंग्वेज एजुकेशन ड्रास्टिकली जो है वो कमी उसमें वाक़या हुई थी, ज़बरदस्त से कमी वाक़या हुई थी। तो जो कमी वाक़या हुई थी वो क्या थी कि जर्मन लैंग्वेज की तालीम हासिल करने वाले जो तलबा थे, ठीक है, उनकी शरह एकदम से 25% से 1% तक गिर गई थी। ठीक है, 1915 और 1948 के दरमियान के टाइम पीरियड में। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं द नेक्सस बिटवीन LM, LS एंड लैंग्वेज प्लानिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब LM, LS क्या होता है? ये बेसिकली लैंग्वेज मिनॉरिटीज़ एंड लैंग्वेज शिफ्ट को हम कहते हैं। ये एक तरह से कनेक्शन है बिटवीन लैंग्वेज मिनॉरिटीज़ एंड लैंग्वेज शिफ्ट और साथ ही लैंग्वेज प्लानिंग के दरमियान। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। उसके बाद आगे वो बताते हैं कि वन ऑफ दिस मैन मेड फैक्टर, यानी कि ये जो मैन मेड फैक्टर हैं ये लैंग्वेज शिफ्ट और लैंग्वेज डेथ की वजह बन सकते हैं। इसको हम लैंग्वेज पॉलिसीज भी कहते हैं। उसके अलावा एट टाइम LP इज डन बाय दोज हु हैव वेरी फ्यू स्टेक्स इन लैंग्वेज एंड इट्स स्पीकर। तो उन्होंने बताया है कि LP लैंग्वेज प्लानिंग बाज़ दफ़ा उनके थ्रू डन होती है जिनका लैंग्वेज में, उनके स्पीकर्स में कोई ख़ास हिस्सा नहीं होता। लाइक वो ना उस लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होते हैं और ना ही उस लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं और ना ही वो स्पीकर होते हैं उस लैंग्वेज का जो डिसीजन करते हैं। तो इस चीज़ पर भी जो है वो काफ़ी बहस हुई है और इसको भी वो कहते हैं कि देखना चाहिए। नीचे वो बताते हैं कि मैनी लिंग्विस्ट्स व्यू LP टू बी एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इनइक्वालिटी एंड पावरलेसनेस आर ब्रेड। तो वो कहते हैं कि बहुत से लिंग्विस्ट जो हैं वो लैंग्वेज प्लानिंग को एज अ टूल देखते हैं जो इनइक्वालिटी और पावर इम्बेलेंसमेंट को बरकरार रखता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल लैंग्वेज प्लानिंग डिसीजंस जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं वन डोमिनेंट लैंग्वेज को ओवर अदर। तो इस तरह से क्या होता है कि रेनफोर्स मिलती है जो पावर में ज़्यादा होते हैं ग्रुप उनको, और जो हमारे पास मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ होते हैं, मिनॉरिटी लैंग्वेजेस होती हैं, वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली इनइक्वालिटी, पावरलेसनेस जो है वो पैदा होती है। उसके अलावा हॉगन्स के अकॉर्डिंग बताया गया हु कॉल्ड LPS फॉर्म ऑफ सोशल प्लानिंग। तो हॉगन्स जो है वो बताता है कि लैंग्वेज प्लानिंग असेंशियली ये सोशल प्लानिंग की एक टाइप है। उसके अलावा टॉलिफ्सन पर्सपेक्टिव आर्ग्यू करता है कि लैंग्वेज पॉलिसी आर बोथ द आउटकम एंड अरेना ऑफ पावर स्ट्रगल। यानी कि लैंग्वेज पॉलिसीज़ ना सिर्फ आप कह सकते हैं ताकत के जो तनाज़ात हैं उनकी अक्कासी करता है, बल्कि ये मैदान भी बन जाती है जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स, तनाज़ात लड़े जाते हैं। तो ये चीज़ टॉलिफ्सन के अकॉर्डिंग बताई गई है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है कि कीनिया वेयर डिस्पाइट स्वाहिली स्टेटस एज द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन कीनिया इकोनॉमिक एंड लीगल स्फेयर। तो वहाँ पर क्या है कि कीनिया में बजाय स्वाहिली लैंग्वेज के ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कायम हो, इंग्लिश डोमिनेंट थी। ठीक है, इकोनॉमिक और लीगल सेक्टर में। उसके अलावा हमारे पास सोलोमन आइलैंड की बात की जा रही है जहाँ पर वटसन जेजियो और जेजियो जो थे उन्होंने क्या किया था कि डिस्कवर किया था कि इंग्लिश सिर्फ 10 से 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बोलती है। लाइक ज़्यादा हिस्सा जो है वहाँ का वो इंग्लिश नहीं बोलता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास स्कॉलर्स लाइक अरबैक एंड मार्टिन जोन्स के अकॉर्डिंग बताया गया हैव ड्रॉन अटेंशन टू द माइक्रोसाइट ऑफ द आइडियोलॉजीज की माइक्रोसाइट्स पर अटेंशन दी थी। उसके अलावा ESL क्लासरूम की बात की जा रही है कि इज़ वन प्लेस वेयर पावरलेसनेस इज रेनफोर्स थ्रू द एक्सक्लूशन ऑफ द लर्नर नॉलेज, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज। अब यहाँ बताया गया है कि अगर हम ESL क्लासरूम की बात करें तो एक ऐसी जगह है जहाँ लर्नर की जो नॉलेज है, उसकी जो लाइफ है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं और लैंग्वेज के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको छोड़कर जो है वो पावरलेसनेस को जो है वो तकवीत मिलती है। मसलन फॉर एग्जांपल हम अगर टीचर्स की एग्जांपल लें तो टीचर टीच करता है इंग्लिश को, इंग्लिश मटीरियल को। ठीक है, तो उसके ज़रिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली उससे familiar नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस तरह टीचर स्टूडेंट का बैकग्राउंड लेट के बगैर, उसके बैकग्राउंड को जाने बगैर टीच करता जा रहा है, तो लर्नर क्या होगा कि वो फील करेगा खुद में जो है वो डिसएम्पावर्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बुलिवेंट के अकॉर्डिंग बताया गया फाउंड दैट द क्लासरूम रिप्रोड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। यानी कि क्लासरूम अक्सर रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को कॉपी करता है। अब रूलिंग क्लास क्या होता है? जो पावर में, स्टेटस में, पोजीशन में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इन द इम्पर्सनल लैंग्वेज ऑफ रिसर्च पीपल डू नॉट एग्जिस्ट एज लिविंग ब्रीथिंग फीलिंग ह्यूमन बीइंग। यानी कि ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज रिसर्च की अगर बात की जाए जो कि अवॉइड करती है पर्सनल प्रोनाउन, इमोशनल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि अफराद जो है वो खुद को एक ज़िंदा, एक सांस लेने वाला जो पर्सन होता है उसके तौर पर महसूस नहीं करते। उसके अलावा फिलिप्सन एंड स्कट नैप कैंगस के अकॉर्डिंग बताया गया जो आर्ग्यू करते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी इज़ अ सुपर ऑर्डिनरी कैटेगरी।
यानी कि ये एक हायर लेवल कैटेगरी है जिसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा अगर हम ओमनियो की बात करें, यूज़ करता है द टर्म माइक्रो लैंग्वेज लिटरेरी प्लानिंग फॉर इट। अब अमोनी उसके अलावा अमोनी की बात की गई है कि यूज़ करता है द टर्म माइक्रो लैंग्वेज लिटरेरी प्लानिंग फॉर इट। अब इसके लिए जो है वो माइक्रो लैंग्वेज लिटरेसी प्लानिंग यूज़ करता है। ये भी आपको क्विज में आ सकता है। उसके अलावा यूरोबो के अकॉर्डिंग बताया गया ऑफ द नाइजर डेल्टा पार्ट ऑफ नाइजीरिया आर अशेम्ड ऑफ यूरोबो देयर मदर टंग एंड जनरली आर नॉट विलिंग टू स्पीक इट टू देयर चिल्ड्रन। सो ऐसे ही नाइजीरिया का रीजन है एक, नाइजर डेल्टा। तो वहाँ के लोग जो यूरोबो पीपल हैं वो अशेम्ड फील करते हैं या शर्म महसूस करते हैं अपनी मदर टंग को यूज़ करने में, और अक्सर वो अपने बच्चों से भी इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ एक बताई गई है, एग्जाम्पल शेयर की गई हैं। आई होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हम लेसन 14 के लास्ट 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक 76 देख लेते हैं जिसमें हमने लैंग्वेज प्लानिंग एंड पोस्ट कलोनियलिटी पढ़ना है। पोस्ट कलोनियलिटी आपको पता है कि कलोनियल पीरियड के बाद का जो टाइम है उसको हम पोस्ट कलोनियलिटी कहते हैं। कलोनियल टाइम क्या होता है, जिसमें क्या था कि एक कंट्री ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था अपना कंट्रोल ओवर अदर्स, ठीक है। तो अपनी जो पावर थी, अपना कंट्रोल था, वो दूसरों पर इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो उसके अंडर जितनी भी कंट्रीज़ आती थी जो कि कलोनाइज्ड हुई थी, जो उनके मातहत फिर काम करती थी, उन्हीं की लैंग्वेज यूज़ करती थी, तो वो वाली कंट्रीज़ को हम कलोनियल कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। उस टाइम को हम कलोनियल टाइम कहते हैं। ये आप सबको पता होगा, आपने पीछे अगर मेरे लेक्चर्स दिए हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें बेसिकली हमने इन दोनों टर्म्स का पढ़ना है कि इनके क्या लिंक है आपस में। अगर हम एलपी कॉन्सेप्ट देखें लैंग्वेज प्लानिंग का, तो एक पोस्ट कलोनियल फिनोमेना है, एज मोस्ट ऑफ द नेशंस हु इम्प्लीमेंटेड एलपी वर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ वेरियस वेस्टर्न पावर्स। कि एलपी जो है वो एक पोस्ट कलोनियल फिनोमेना है क्योंकि एलपी को नाफिज करवाने वाली ज़्यादातर कौमें जो है वो मुख्तलिफ वेस्टर्न पावर की फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं, यानी कि साबिक या पुरानी जो है वो कॉलोनीज़ हैं। तो आगे वो बताते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिंग्विस्टिक फेवर था इन कंट्रीज़ लाइक तंजानिया, नमीबिया, मलेशिया, तो इन सब में वो बताना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ कंट्रीज़ ने अपनी लोकल लैंग्वेजेस जो नेटिव लैंग्वेजेस थी उनको पुश किया, बजाय कॉलोनाइजर लैंग्वेजेस जो हैं उनको पुश करने के। किस लिए? अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए। उनमें हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं, लाइक तंजानिया है, नमीबिया है, मलेशिया है, सोमालिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ के आपने नाम याद रखने हैं। उसके अलावा नीचे जो लाइंस हाईलाइट किए उनके अकॉर्डिंग देखें, न्यू नेशन न्यू लैंग्वेज कैन बी अ मैनिपुलेटिव मूव बाय द रूलिंग एलीट्स। के कुछ लीडर्स ने जो है वो क्या किया था कि इक़्तिदार में रहने के लिए नई कौम नई ज़ुबान के ख़्याल को जो है वो क्या किया, प्रमोट किया या फ़रोग़ दिया, ठीक है। हालांकि वो पुराने ओल्ड कॉलोनियल वेज से फ़ायदा उठाते हैं, बट फिर भी उन्होंने अपनी पावर बनाने के लिए, ठीक है, इक़्तिदार में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए जो है वो इस आइडिया को प्रमोट किया। उसके अलावा वो नीचे बताते हैं कि थस डिस्पाइट स्वाहिली प्रमोशन एज कीनिया नेशनल लैंग्वेज, तागालॉग इन द फिलिपाइंस एंड मले इन मलेशिया, इंग्लिश हैज़ रिमेन द लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज। के स्वाहिली, तागालॉग और मले, इन सब नेशनल लैंग्वेजेस के बावजूद भी इंग्लिश स्टिल होल्ड द प्रेस्टिजियस स्टेटस। अभी तक उसको यूज़ किया जाता है और उसका एक प्रेस्टिजियस स्टेटस है और उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताना चाह रहे हैं कि इसका एम क्या है कि लैंग्वेज प्लानिंग का पोस्ट कलोनियल में प्रमोट करना लोकल लैंग्वेजेस को बिल्ड करने के लिए न्यू नेशनल आइडेंटिटी। मगर क्या है कि आज भी कलोनियल लैंग्वेजेस प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंस में वो बहुत ज़्यादा हैं और आज भी हम इस रियलिटी को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई है कि इन लैंग्वेजेस के नेशनल लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी कलोनियल लैंग्वेजेस प्रेस्टिजियस स्टेटस रखती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 77 आ जाता है जिसमें हमने कंक्लूजन पढ़नी है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो इसमें वो बताते हैं कि इट मे बी आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज प्लानिंग इज़ प्लानिंग इनइक्वालिटी इन सोशल लिंग्विस्टिक इकोनॉमिक टर्म इफ़ वन लैंग्वेज इज़ एलिवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज प्लानिंग उस वक़्त इनइक्वालिटी की वजह या बाइस बन सकती है जब एक ज़ुबान को जो है वो दूसरों पर तरजीह दी जाती है, ठीक है, जो अक्सर नेशनल व्यूज़ पर बेस्ड करता होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि फ़्रेंच को प्रमोट करना मार्जिनलाइज कर सकता है इमिग्रेंट लैंग्वेजेस को, जैसे कि अरबी कहा जाती है, और उसके अलावा हमारे पास
वियतनामीज आ जाती हैं, ठीक है। ये अरेबिक और वियतनामीज लैंग्वेजेस जो हैं उनके मार्जिनलाइज होने की वजह बनता है, या आप कह सकते हैं डिसएम्पावर होने की वजह बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये जो पैराग्राफ यहाँ तक हाईलाइट किया गया है इनमें सिर्फ इन शॉर्ट यही बताया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी नेशनल लैंग्वेज इज़ मोर देन एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बिकॉज ये हमारा जो है वो हमारे लोगों की आइडेंटिटी का एक सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इज एन इंस्टांस ऑफ इन्वेजन ऑन एंड एक्सक्लूशन ऑफ माइनॉरिटी और नेटिव लैंग्वेजेस इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी। कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नेशनल यूनिटी के नाम पर माइनॉरिटी और नेशनल लैंग्वेजेस पर एक तरह से हमले या उनको खारिज करने की एक मिसाल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा आगे वो बताते हैं कि एलपी ऑफन रिजल्ट इन subalternization of certain languages and privileges of the language spoken by powerful elites even if it is done with the best of intentions। कि लैंग्वेज प्लानिंग जो है वो बाज़ औक़ात बाज़ लैंग्वेजेस को कम अहम बना सकती है, ठीक है, और ताकतवर लोगों के ज़रिए जो बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं उनके हक़ में हो सकती है, चाहे इसका मकसद सबकी हेल्प करना हो। बट क्या है कि जो ताकतवर लोगों के ज़रिए बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है बाज़ दफ़ा उनके हक़ में होती है, ठीक है। उसके अलावा आगे वो बताते हैं कि जोमो के नियाता प्रमोटेड स्वाहिली एट द कॉस्ट ऑफ इज ऑन Kikyo and many other languages. Now all these languages are slowly becoming extinct। के मिसाल यहाँ पर एक दी गई है कि कोयो और जो दीगर लैंग्वेजेस थी उन पर स्वाहिली को एक तरह से फ़रोग दिया था, जिसकी वजह से उन लैंग्वेजेस का ज़वाल हुआ, ठीक है, या वो लैंग्वेजेस डिसअपेयर हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा लास्ट पर वो बताते हैं कि सोशो लिंग्विस्टिक डार्विनिज़म इज़ एन अनप्लेजेंट फैक्ट, यानी कि एक तरह से एक हार्श रियलिटी है। अगर हम सोशो लिंग्विस्टिक डार्विनिज़म की बात करें तो ये मेटाफोरिकली जो है वो यूज़ होती है, जो कि डिस्क्राइब करती है एक प्रोसेस जहाँ सर्टन लैंग्वेजेस और लैंग्वेज वैराइटीज़ जो हैं वो डोमिनेंट बन जाती हैं और अदर डिसअपेयर विद द टाइम, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की तरह है लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट की तरह है लैंग्वेजेस में। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप लोगों के लिए लेक्चर इजी बना सकूं। अगर वाकई में ये लेक्चर इजी बना है, आप लोगों को समझ आई है, तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक क्लास में कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम कवर करेंगे अपना लास्ट लेसन, और उसके बाद ये हैंड आउट जो है वो पहुंचेंगे अपने इख्तिताम को। तो अगर आपको अब तक की तमाम वीडियोस की समझ आई है तो आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छा देना है, और एग्ज़ाम अगर अच्छा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अल्लाह हाफिज़।